Alright, so welcome everyone. This is your आदि भैया फिर आदि भैया तो मुझे जो भी बुलाते हो एंड वी आर फाइनली बैक विद अनदर आइसोटोप एंड अब हम सबसे पहले आइसोटोप में खत्म करने वाले मॉडर्न फिजिक्स देन विल गो टू थर्मल फिजिक्स क्योंकि बूट कैंप में तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑलरेडी चली रही है. अब बूट कैंप के सेशंस कब आने वाले हैं? वेल बूट कैंप के सेशंस बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं तो उसके लिए तो अभी टाइम नहीं बच रहा है मेरे पास, बट आई थिंक आइसोटोप पे मैं फिर से काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ एंड आई एम ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ आइडियाज सो लेट्स कंटिन्यू विद आइसोटोप. आज हम बात करने वाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड बिगिन. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्जैक्टली होती क्या है, हम सारे के सारे डेफिनेशंस देखने वाले हैं. एंड में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे फ्रॉम जेई मेंस 2020 एंड 2019 क्योंकि उस टाइम पे सच में जेई मेंस हुआ करता था, क्योंकि आजकल की जेई मेंस नीट बन चुकी है एंड द क्वेश्चंस आर सो शिटी. भाई खुद भी सॉल्व करते करते ऐसे मन नहीं करता है, राइट? इट फील्स लाइक लेबरस शिट, बट दैट्स कंप्लीटली ऑल राइट. लेट्स कंटिन्यू विथ दिस वीडियो. तो सबसे पहले ये समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो द फिनोमिना ऑफ emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल surface when the radiation of suitable frequency is incident on it is called photoelectric effect. अब तुम सोच रहे हो कि what is suitable frequency, what is all of this bullshit, तो एक बार अच्छे से समझते हैं. मान लो कि तुम्हारे पास एक मेटल का सरफेस है. मेटल के सरफेस है मतलब मेटल के एटम्स भी होंगे. मेटल के एटम्स है मतलब उसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. वो इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा दूर है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एंड दीज वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सम लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? वो क्या होते हैं? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स. अब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस, इसीलिए उसे लूजली बाउंड बोलते हैं. तो इफ़ यू प्रोवाइड सफिशिएंट एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे निकल के चला जाता है. कहाँ जाता है हमें नहीं पता, वो बस चला जाता है. तो हम ये सफिशिएंट एनर्जी कैसे सप्लाई कर सकते हैं? नाउ यू कैन ईदर डू इट इन द फॉर्म ऑफ हीट. अगर तुम हीट करते हो, हीट की वजह से वाइब्रेशंस इंक्रीज होती है. वाइब्रेशंस इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड इट विल बी एबल टू डिटैच इट सेल्फ फ्रॉम द एटम. इसे हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन. ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन. स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना, ये स्पेल भी नहीं चल रहा है यहाँ पे. इसके अलावा अगर मान लो मैंने एक फ़ोटॉन लिया और मैंने फ़ोटॉन फेंक के मारा, तो अगर मैं फ़ोटॉन यूज़ करके एमिशन करवाता हूँ तो उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब जो तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो तो हाइनरिच हर्ट्स ने सबसे पहली बार, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दैट राइट, वो हाइनरिच हर्ट्स ने सबसे पहली बार नोटिस किया था. बट द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन इट वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन. और तुम लोग सोच रहे हो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ क्या जनरल रिलेटिविटी के लिए मिला था? नॉट रियली. इट वाज बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ऑफ बिकॉज ही एक्सप्लेन्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो इतना तो हम समझ चुके हैं दैट अगर हम एक फोटोन लेते हैं और फोटोन के पास इनफ एनर्जी होती है तो इफ़ दैट फोटोन विद सफिशिएंट एनर्जी हिट्स एन इलेक्ट्रॉन तो फिर इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है. अभी तक हमें इतना पता चला है. चलो आगे देखते हैं व्हाट इज़ दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. वेल दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. तो वर्क फंक्शन की एक बार डेफिनेशन समझते हैं. सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject one electron from the metal surface is called its work function and its dimensional formula is blah blah blah. dimensional formula कैसे लिखते हैं? बेसिकली तुम्हें कोई भी एक फार्मूला लेना है जिसमें वो क्वांटिटी आती है एंड उसके बाद तुम्हें बस सारी चीज़ों का तुम्हें अगर पता है तो सब्सटीट्यूट करके निकाल सकते हो. तो ये भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है. फाइन, चलो दिखाई देते. तो इक्वेशन तुम्हारी क्या बनती है? आई एम प्रीटी श्योर ये सब तुम रिविजन के लिए यूज़ कर रहे होगे, पढ़ने के लिए नहीं. बट फिर भी अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो तुम्हारी न्यूक्लियस है, ये तुम्हारी कुछ एक इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है. बाहर से एक फोटोन आता है. अब फोटोन की जो इनिशियल एनर्जी होती है ना उसे मैं कुछ ई इनिशियल बोलता हूँ. ठीक है, अब ई इनिशियल से वो आता है, इसके बाद ये इसको हिट करता है. हिट करने के बाद अब तुम्हारी इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हो जाती है. अब तुम ये समझो कि इनिशियल एनर्जी मान लो इसके पास 100 था और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन, ठीक है, मैं बस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन लिख देता हूँ 20 है. तो ये जो बाकी के 80 जूल्स तुम्हारे पास बचे हैं वो कहाँ जाते हैं भाई? उड़ थोड़ी ना जाएंगे. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो ये बन जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाती है. तो मोर और लेस तुम ऐसा देखोगे कि जो तुम्हारा फॉर्मूला आता है दैट इज सम इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब तुम सोच रहे हो कि व्हाट इज फाई ओवर हियर? फाई ही तुम्हारा वर्क फंक्शन होता है, फाई ही तुम्हारा ये 20 होता है विच इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड. कि अगर इससे ज़्यादा एनर्जी तुम्हें मिल रही है मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने वाला है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट योर दिस थिंग इज़ वर्क फंक्शन. ठीक है, इस फाई को ही हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. अब तुम एक सेकेंड के लिए ध्यान से देखना, तुम्हें ये पता है ना डायमेंशनल एनालिसिस या फिर डायमेंशनल थियोरी से या जो भी, दैट अगर तुम दो क्वांटिटीज़ को ऐड करते हो, सो इफ़ यू ऐड दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी, इन दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन तो मुझे पता है ना क्या होती है? ml स्क्वायर
T-2, क्यों? क्योंकि वो एक एनर्जी होता है. दैट मीन्स फाई की भी तो यही होगी ना. सो दैट इज हाउ यू फाइंड द डायमेंशन ऑफ फाई. नथिंग टू डिफिकल्ट. अब हमारे पास एक और चीज़ आता है जिसे हम बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी इज. उससे पहले एक और चीज़ मैं तुम्हें बता देता हूँ यहीं पे, क्योंकि आगे जा करके बताऊंगा तो और कन्फ्यूजन होगी. अगर तुम्हें किसी भी एक फोटोन की एनर्जी मेजर करनी है, तो फोटोन की अगर तुम्हें एनर्जी मेजर करनी है तो वो तुम लिखते हो एच न्यू. ठीक है, एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा. अब यहाँ पे न्यू क्या होता है? न्यू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, एंड लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ द फोटोन. अब तुम सोच रहे होगे भैया ये तो दो अलग अलग फॉर्मूला है, क्या हमें ये सेम आंसर देगा? बिल्कुल. एंड क्यों तुम्हें सेम आंसर देता है? अगर तुम ध्यान से इसकी एनालिसिस करते हो तो बेसिकली तुम्हें ये देखने को मिलेगा दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा. अब तुम सोच रहे हो कि ये कहाँ से आया, इसे थोड़ा सा और दिमाग लगा करके देखना. तो तुम्हें ये पता है दैट फोटोन ट्रैवल्स एट व्हाट? द स्पीड ऑफ लाइट. तो अगर किसी भी एक वेव को हम एनालाइज करते हैं, सो लेट्स से आई एम ड्राइंग दिस वेव. ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं डेफिनेशंस में जा रहा हूँ जस्ट टू गिव यू अ क्लैरिटी बिकॉज आई वांटेड यू गाइस टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है सेम फेज ये दोनों पार्टिकल्स, इन दोनों के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ. ठीक है, सो कैन आई राइट दैट द कैन आई राइट द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेव वुड बी व्हाट? वेवलेंथ अपॉन जितने स्पीड से ये वेव ट्रैवल कर रहा है. सिंस इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट विल बी ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट. तो लैम्डा अपॉन सी तुम्हारा टाइम बन जाता है. ठीक है, और तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज दी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो ये बन जाएगा सी बाई लैम्डा. तो बेसिकली तुम न्यू को सी बाई लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हो. तो अगर किसी भी मोमेंट पे तुम्हें बोला गया है, और एच क्या है? एच तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट है. ठीक है, तो अगर किसी भी मोमेंट पे तुम्हें ये बोला गया है दैट यू हैव अ फोटोन विद सम एनर्जी विद सम फ्रीक्वेंसी या फिर विद सर्टेन वेवलेंथ, तो तुम उसकी एनर्जी वहाँ से निकाल सकते हो. इट्स नथिंग टू डिफिकल्ट. अब बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में. सो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विथ विच, ऑलराइट, सो the minimum frequency of light which can eject photoelectrons from the metal surface is called threshold frequency of that metal. ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ? पहले हमने बोला कि मिनिमम एनर्जी जितनी होती है वो वर्क फंक्शन होता है. अब सिंस मिनिमम एनर्जी इज वर्क फंक्शन, कैन आई राइट दिस वर्क फंक्शन एज फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. अब तुम सोच रहे हो कि व्हाट इज दिस न्यू नॉट? इसका ये मतलब है ये न्यू नॉट ही तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है. दिस न्यू नॉट हियर इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एंड इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है दैट अगर लाइट है उसकी ये न्यू नॉट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है या फिर न्यू नॉट के इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगा. गॉट इट? सो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ठीक है, मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूर हो सकती है बट इतनी तो होनी ही चाहिए सो दैट इट कैन इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन. तो अगर तुम ध्यान से देखोगे इस पूरे इक्वेशन को जो तुमने इनिशियली एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? अब तुम सोच रहे हो कि ये कहाँ से आया? जो मैंने एनर्जी इनिशियल लिखी थी, इनिशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ द फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी थी, राइट. एंड एच न्यू नॉट क्या है? बेसिकली तुम्हारा फाई. एंड काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी ही रहता है, राइट. तो इतना हमें समझ में आ चुका है. तो अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है? नाउ दिस इज द एग्जैक्ट सेम थिंग. तो तुमने फाई को क्या लिख दिया? फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. नाउ कैन यू ऑल्सो रिप्लेस दिस एज, एक सेकेंड, थोड़ी सी गंदी हो गई है हैंड राइटिंग. यू कैन ऑल्सो रिप्लेस दिस एज एच सी अपॉन लैम्डा नॉट. अब लैम्डा नॉट क्या है या फिर लैम्डा मैक्स क्या है? इसका ये मतलब होता है दैट दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ते जाती है वैसे वैसे एनर्जी कम होते जाती है. क्योंकि ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला इज एच सी बाई लैम्डा. तो तुम ध्यान से देख सकते हो एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. मतलब जैसे जैसे तुम्हारी वेवलेंथ बढ़ते जाती है वैसे वैसे तुम्हारी एनर्जी कम होते जाती है. सो लैम्डा नॉट या फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स. ये मोर और लेस थ्योरी है बट इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा आसान होती है. बस इतना समझना, एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? कि इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए फोटोन के पास. अब फोटोन की एनर्जी कैसे मेजर करते हैं? फोटोन की एनर्जी इज मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्लैंक्स कांस्टेंट विथ इट्स फ्रीक्वेंसी.
या फिर तुम उसे प्लैंक कांस्टेंट इनटू c बाय लैम्डा से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। ठीक है, तो मोर और लेस अभी तक इतना ही बताया गया। और जहाँ तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात है कि इतनी तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए तभी जा करके एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। सिमिलरली लैम्डा नॉट या फिर लैम्डा मैक्स क्या होता है? द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। चलो ये भी हम समझ चुके हैं। अब थोड़े बहुत हम लॉज पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये थियोरेटिकल ज़्यादा है क्योंकि असर्शन रीजनिंग में भी तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस एज वेल। सो for a given material and a given frequency of incident radiation, the photoelectric current or the number of photoelectrons ejected per second is directly proportional to intensity. तो हम ये ग्राफ्स भी एनालाइज करने वाले। बहुत सारे लोगों को ग्राफ में ही प्रॉब्लम होता है, तो ग्राफ को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। बट इतना तुम्हें समझना है, इंटेंसिटी तुम्हें क्या बताता है कि कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं या फिर कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, वो तुम्हें बताता है। अच्छा एक चीज़ बताना तुम मुझे, ठीक है? आई एम जस्ट गोना आस्क यू समथिंग रियली सिंपल। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि हमारे पास 5 फोटोन है और इन 5 फोटोन के पास सफिशियंट एनर्जी है, ठीक है? तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाएंगे। वेरी गुड, क्योंकि एक फोटोन सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। अब बात करते हैं कि मैंने मैंने फोटॉन्स ले लिया, ठीक है? मैंने 4 और फोटॉन्स ले लिए। अगर मैंने 4 और फोटॉन्स ले लिए तो भाई 4 और इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, तो टोटल इस बार 9 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो तुम ये नोटिस कर पा रहे हो कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव बीन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। It is directly proportional to the intensity of the light, and intensity of incident light is the number of photons that is coming, ठीक है? number of photons per unit time, ये तुम जो भी बोल सकते हो, ठीक है? सो इतना हमें समझ में आ चुका है। अब अच्छा एक चीज़ बताना, अगर कोई एक पर्टिकुलर फोटोन है, मैंने उस फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी, तो क्या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने लग जाएंगे? What I'm asking you over here is, यहाँ पे तो तुम समझ चुके हो that since there are 9 different photons, 9 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे इजेक्ट होंगे। Now my question is, if you have only one electron, sorry, if you have only one photon, और मैंने इस फोटोन की एनर्जी बढ़ा दी, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? वो तो निकालेगा तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को ना, निकालेगा तो वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को। तो इट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम्हें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियली कितने फोटॉन्स गिर रहे थे। और इनिशियली कितने फोटॉन्स गिर रहे थे वो तुम्हें क्या बताती है? वो इंटेंसिटी तुम्हें बताती है। इफ़ द इंटेंसिटी इज हाई मतलब बहुत सारे फोटॉन्स आ रहे थे, एंड इफ़ द इंटेंसिटी इज लो मतलब बहुत ही कम फोटॉन्स आ रहे थे। अब देखो आगे देखते हैं। सो फॉर अ गिवन मटीरियल एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, सैचुरेशन करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। एंड सैचुरेशन करंट एग्जैक्टली क्या होती है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होती है, ये तो मैं आगे देखने को मिलेगा, तो अभी इसके बारे में टेंशन मत लो। अब देखो, फॉर अ गिवन मटीरियल देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी that the incident radiation below which no emission of photoelectron takes place. This is called as your threshold frequency, जो कि हमने पहले देखा था। Above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons or equivalent stopping potential is independent of the intensity। अच्छा रुको, ये पता नहीं क्या नॉनसेंस लिखा गया है, तो let's not read this and let me go ahead and tell you कि exactly इसका मतलब क्या है। जहाँ तक तुम्हारी बात आती है इंटेंसिटी की, ये ध्यान रखना, इंटेंसिटी जो है वो करंट को, वो इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज कर सकता है, बट इट कैन नॉट, व्हाट इट कैन नॉट डू इज काइनेटिक एनर्जी को चेंज करना। इट कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी। इंटेंसिटी कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी। बट जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, तुमने अगर फ्रीक्वेंसी देखो, करंट किस पे डिपेंड करता है? करंट इज द नंबर ऑफ चार्जेस दैट पासेस थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये करंट कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, ये तो तुम समझोगे जब हम एक सिस्टम बना देंगे। लाइक इफ़ यू सी, अगर जिन लोगों को ये पहले से ही आता है, तो लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन। और अगर तुम्हें नहीं भी आता है, आई थिंक तुम मोर और लेस समझ पाओगे, राइट? और ये तुम समझ पा रहे हो तो भाई तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है। अगर पहली बार में ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो यू हैव अ ह्यूज एडवांटेज ऑन पीपल हु अंडरस्टैंड थिंग्स स्लोअर। बट ठीक है, कोई नहीं। तो मान लो कि तुमने यहाँ से फोटॉन्स फेंकने स्टार्ट किया,
ठीक है, ये जो तुम्हारा प्लेट है ये मेटल का बना हुआ है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगी, एक या फिर दो या फिर तीन, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी कितनी है। मान लो मैंने यहाँ से 3 फोटोन फेंके, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे एंड दे विल स्टार्ट ट्रैवलिंग लाइक दिस, और वो सर्किट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ज़्यादा है। अब मान लो यही मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन फेंका, ठीक है, इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन फेंका मतलब मैंने इंटेंसिटी कम कर दी, मतलब इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो करंट तो कम हो गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस हैज़ डिक्रीज। तो तुम ध्यान से देखना, तो इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे करंट को वेरी करता है। जहाँ बात है काइनेटिक एनर्जी की, ज़्यादा फोटोन मारने से तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी इलेक्ट्रॉन की, राइट। बट अगर तुम फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, तो तुम ध्यान से देखना, ये जो तुम्हारी इक्वेशन है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, या फिर मैं इसको सीधा फाई से ही रिप्लेस कर देता हूँ, फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो फाई तो भाई अपना कॉन्स्टेंट ही है। अब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी किस पे? फ्रीक्वेंसी पे। क्यों? क्योंकि एच तो तुम्हारा कांस्टेंट है। एक चीज़ बताना, अगर तुम्हारा एक ऐसा दोस्त है जो कि तुम्हें बोला है कि भाई मैं तुझसे 50 रुपये तो लूँगा ही, ठीक है, 50 रुपये तो मैं तुझसे लूँगा ही, ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, 50 मुझे चाहिए। अगर तुम्हारे पास इनिशियली 20 रुपये हैं, तो भाई तुम उसे कुछ नहीं दे पाओगे, पूरा का पूरा वो 20 रख लेगा, क्योंकि उसे तो चाहिए 50, बट 20 आए हैं सिर्फ, तो वो 20 के 20 खुद ही रख लेगा। 30 दोगे, 30 भी वो खुद ही रख लेगा, 40 दोगे, 40 भी वो खुद ही रख लेगा। जैसे ही तुमने 50 दिया, वो बोला कि ठीक है भाई जा तू। मान लो एक किडनैपर है, ठीक है, किडनैपर ने तुमसे 50 रुपये मांगे, ठीक है, बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है, बट फिर भी किडनैपर ने तुमसे 50 रुपये मांगे। तो किडनैपर ने बोला भाई तुम्हारे मम्मी पापा को, ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज, प्लीज़ भाई, आजकल बहुत ज़्यादा सोसाइटी हैज़ बिकम अ लिटल दैट थिंग, क्या बोलते हैं, बहुत ईजिली ट्रिगर हो जाती है, सो डोंट गेट ट्रिगर्ड, ये मजाक है भाई, जस्ट चिल। तो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो कि एक किडनैपर है, ठीक है, किडनैपर ने तुम्हें क्या बोला है, भाई तुम्हारे मम्मी पापा को फ़ोन करके बोला कि 50 रुपये चाहिए, फिर जा करके तुम्हें, भाई तुम्हारी कितनी ही वैल्यू होगी भाई तो 50 रुपये दे करके छोड़ देंगे तुम्हारे बेटे को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने, तुम्हारे मम्मी पापा ने 20 रुपये दिए, तो किडनैपर्स ने बोला ओए इससे नहीं होगा, वी नीड मोर, राइट। तो उन्होंने 20 रुपये रख भी लिए और छोड़ा भी नहीं तुम्हें, ठीक है। फिर तुमने 30 रुपये दिए, फिर भी नहीं छोड़ा, 40 रुपये दिए, फिर भी नहीं छोड़ा, 50 रुपये दिए, फिर जा करके वो बोलता है भाई चल इसको छोड़ दे। अब छोड़ तो दिया भाई, घर कैसे वापस जाओगे, है ना। बट अगर तुम्हें 50 से ज़्यादा, अगर किडनैपर्स ने 50 मांगा और तुम्हारे मम्मी पापा ने 50 से ज़्यादा रुपये दे दिए, तो वो खुश हो जाएंगे और वो तुम्हें होम डिलीवरी करके आएंगे, समझ रहे हो, मतलब एक काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 50 में से वो एक दान में दे देंगे, ऐसा कुछ, बट इतना तुम समझ सकते हो कि अगर 50 वो लेगा ही, तो अगर तुमने 52 दिया है, तो 50 तो वो खुद ही रखेंगे, बाकी का 2 वो कहीं फेंक देंगे, जो भी उन्हें करना है। मान लो तुमने 70 दिया, बस उन्हें 50 चाहिए, उन्हें पता नहीं अलग ही शौक है, उन्हें 50 ही चाहिए। तो अगर तुमने 70 सप्लाई किया, तो 50 वो खुद रखेंगे, 20 वो दे देंगे किसी को, ठीक है। तो तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे दैट जैसे जैसे तुम्हारी इनिशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, वैसे वैसे तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। और एनर्जी को अगर इंक्रीज करना है, इनिशियल एनर्जी को इंक्रीज करना है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने से होता है, ठीक है। वेरी सिंपल स्टफ, एंड आई गेस you are able to understand this. अब finally I think this is the last law, hopefully this is the last law. So the photoelectric emission is an instantaneous process. The time lag between the incidence of radiation and the emission of photoelectron is very small and less than even 10 to the power minus 9 seconds होना चाहिए। ये क्या हो गया भाई, अच्छा ये तुम लोग को नहीं दिख रहा, हाँ 10 to the power minus 9 seconds होना चाहिए। आई डोंट नो ये किसने स्लाइड्स बनाया भाई क्या बट ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, वो ऐसा नहीं बोलता कि भाई किडनैपर ऐसे नहीं होते कि भाई हम पकड़ के बैठ ही जाएंगे आपके बच्चे को, जैसे ही तुम पैसे दोगे सीधा वापस कर देंगे। बट अगेन आई डो नॉट मीन टू प्रमोट एनी ऑफ दिस बुलशिट, बट चीज़ें याद रहती हैं इससे। सो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो ये तो भाई मैंने ऑलरेडी बताया। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, दैट तुम्हारी जो इनिशियल एनर्जी होती है वो फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। एंड ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, इसे हम बोलते हैं के ई मैक्स। अब तुम सोच रहे हो कि इसे के ई मैक्स क्यों बोलते हैं, एक सेकेंड के लिए तुम ये समझना, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको तुम बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते हैं, आई डोंट नो व्हाई।
बट मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल लेयर्स होती हैं तुम्हारी किसी भी मेटल शीट में, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हारा फोटोन जो है पेनिट्रेट कर जाता है एंड वो जा करके यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है उसे ऐसे उड़ा देता है, ठीक है। यहाँ के इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज़ करवा देता है। लेट्स से इट हैज़ इनिशियल एनर्जी। तो मान लो यहाँ पे जो फाई है वो फाई कुछ 20 है, 20 जूल्स, और इनिशियल एनर्जी कुछ 80 जूल्स है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी? 60। बट पता है कभी कभी काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो जाती है, मतलब वो मूव ही नहीं करता है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरनल कोलिजन्स। इसे हम पता नहीं इंटरनल कंपनसेशन या ऐसा कुछ बोलते हैं, ऐसा ही इसका कोई प्रोफेशनल टर्म होता है। गिव मी अ सेकंड, मैं ऐसे थोड़ा सा चेयर चेंज करके आता हूँ बिकॉज मेरा बैक बहुत ज़्यादा दुख रहा है। जस्ट अ सेक। या सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई हमेशा ऐसा मुझे करना पड़ता है बिकॉज मेरा बैक बहुत ज़्यादा दुखने लगता है ना। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए थी? 60 होनी चाहिए थी, बट कभी कभी 0 भी हो जाता है एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन का ये मतलब है कि ठीक है, तुम्हारे ये जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल तो गया, उसके पास इनिशियली एक काइनेटिक एनर्जी भी थी, बट वो ऐसे ऐसे टकरा करके ऐसे ऐसे इन इलास्टिक कोलिजन्स एंड ऑल ऑफ दैट नथिंग इज़ आइडियल। तो कोलिजन्स में ही आकर के उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनली 0 हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से कुछ इजेक्शन नहीं हो पाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो के ई मैक्स वॉज इक्वल टू 60। अब ये कब दिखा, कौन सा इलेक्ट्रॉन तुम्हें के ई मैक्स दिखा पाएगा? विच इलेक्ट्रॉन? द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। क्योंकि सरफेस वाली इलेक्ट्रॉन इंटरनल कंपनसेशन नहीं देगी, जैसे ही हिट होगा वो सीधा बाहर निकल जाएगा सरफेस के। समझ में आ रहा है? अगर तुम सरफेस के अंदर जाओगे फिर जाकर के इंटरनल कंपनसेशन ऑल दैट बुलशिट हैपेंस। बट अगर सरफेस पे ही कोई एक इलेक्ट्रॉन है वहीं पे जाकर के अगर हिट कर रहा है फोटोन, तो भाई वो इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाता है सरफेस के, ठीक है। सो प्रीटी सिंपल स्टफ, राइट। एंड या सो दिस इज के ई मैक्स। और तुम्हारी जो के ई मैक्स की वैल्यू, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट वेरीज बिटवीन 0 एंड के ई मैक्स। 0 इंटरनल कंपनसेशन की वजह से हो जाता है, ठीक है। इंटरनल कंपनसेशन मतलब कोलिजन्स एंड ऑल ऑफ दैट। के ई मैक्स सरफेस इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है, ठीक है, जो कि सीधा इजेक्ट हो जाता है। एंड काइनेटिक एनर्जी कैन लाई एनीवेयर इन बिटवीन दम। बट हम हमेशा इक्वेशंस में के ई मैक्स ही यूज़ करने वाले हैं। जेई मेन से भाई ये एडवांस भी नहीं है, तो के ई मैक्स ही हमें यूज़ करना होता है हर जगह। तो या द इक्वेशन इज़ प्रीटी सिंपल। तो इक्वेशन को हम एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स लिखते हैं, ठीक है। तो या दैट्स इट, सो सिंपल स्टफ। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। तुम बस इतना समझो, मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोड है, ये मेरा दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और मैंने ऐसे ऐसे कुछ कनेक्शन वनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। बैटरी वैटरी छोड़ो एक सेकंड के लिए। मान लो कि तुम्हारे पास एक फोटोन है, ठीक है। फोटोन ऐसे आता है, इसके वजह से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाती है। वेरी गुड। अगर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रही है एंड देयर इज़ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये अपना शांति से यहाँ तक पहुँच जाएगा। बट मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट तो हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये इजेक्ट तो हो गया है बट मुझे रोकना है। आई जस्ट हैव टू मेक इट स्टॉप बिफोर इट रीचेज हियर। तो ये हम कैसे करेंगे? हाउ विल वी डू दिस? तो एक सेकेंड के लिए अपना दिमाग तुम्हें यहाँ पे चलाना होगा, राइट। दिमाग क्या करेंगे? बेसिकली तुम्हें ये पता है हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, तब जा करके ये रेस्ट पे आएगा, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पे तुमने एक फोटोन लिया, फोटोन हिट किया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के पास एक काइनेटिक एनर्जी आई, और वो काइनेटिक एनर्जी को हमें पूरी की पूरी तरह ज़ीरो करना होगा। तो हम पूरी की पूरी तरह ज़ीरो कब कर पाएंगे? जब हम काइनेटिक एनर्जी को किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बट फिर भी देखो, इसे और लॉजिकली अगर सोचना है तो एक फोर्स लगा देंगे टू स्टॉप दिस इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स अगर लगाना है तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा सकता हूँ, ठीक है। आई कैन पुट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स लगने लगेगा कुछ पीछे की तरफ, एक फोर्स लगने लगेगी जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, जिसकी वजह से जो इसके पास एक वेलोसिटी थी वो धीरे धीरे कम होते जाएगी। नाउ तुम अगर देखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जस्ट जैसे ही इस वाले इलेक्ट्रोड को हिट करने वाला होता है उससे जस्ट पहले रुक जाता है, या फिर उस पर जस्ट आने के बाद रुक जाता है,
ठीक है, मतलब एट दिस पॉइंट इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, बस तुम्हें ये याद रखना है। इस इलेक्ट्रोड पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि ये सरफेस इलेक्ट्रॉन का केस है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये निकलता है और इस पॉइंट के आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं दैट जो टोटल तुम्हारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई है पोटेंशियल एनर्जी में, विच इज़ नथिंग बट चार्ज टाइम्स पोटेंशियल, ठीक है। और तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। यही जो तुमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया विद अ बैटरी और समथिंग, तो इसी को हम बोलते हैं व्हाट, दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ध्यान से पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड गिवन टू द एनोड प्लेट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ से जो चार्ज है ना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, चार्ज ट्रैवल नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर चार्ज ट्रैवल करेगी तब जा करके पूरी सर्किट कंप्लीट होगी। बट चार्ज अगर जस्ट यहाँ पे आकर के वापस चला जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं व्हाट, दैट इज़ नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर मुझे इसको यहाँ से ला करके वापस ऐसे खींच देना है, समझ रहे हो, इल कम हियर, इल जस्ट टच एंड इल कम बैक। तो दीज आर टू आइडेंटिकल केसेस कि ये यहाँ जाते ही एकदम रुक गया, बट फिर वो then the current will not become zero। तो इसीलिए हम ये अज्यूम करते हैं it comes over here just goes back, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये बहुत ही आसान है, तुम्हें बस के ई मैक्स को इक्वेट कर देना है ई वी नॉट के साथ एंड दैट्स इट, ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे चलते हैं, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी तुम अच्छे से समझ चुके होगे, राइट। सो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है वेयर लैम्डा is wavelength of incident radiation, lambda naught is the threshold wavelength and blah blah blah, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ चुकी है कि बस तुम्हें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट से इक्वेट करना है। और ये वी नॉट तुम्हारा क्या, ई क्या है, ई इज़ द चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। वी नॉट तुम यहाँ से निकाल सकते हो अगर के ई मैक्स तुम्हें दी गई है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो प्रेटी ईजी। तो कॉन्सेप्ट तुम समझ चुके होगे दैट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे इसके पास एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी व्हाइल इट्स लीविंग, और यहाँ पे आने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको तुम दो वे में समझ सकते हो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से एक तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 कर देगा, राइट, बिकॉज एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हो रही है। या तो तुम दूसरे वे में ये समझ सकते हो दैट तुमने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स गो अहेड एंड लुक एट अ फ्यू ग्राफ्स, एंड ये ग्राफ्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, तुम्हारी जो इंटेंसिटी होती है एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट होती है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे तुम्हारी वाई एक्सेस पे तुम्हारी फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्लॉटेड है एंड एक्स एक्सेस पे तुम्हारी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ गिवन। तो जैसा मैंने पहले बोला था, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर तुम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देख पाओगे। आगे चलते हैं, आगे हम यहाँ पे देखने वाले हैं तो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज बट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तुम्हारी क्या होती है, एक सेकेंड के लिए ये बताना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज बेसिकली ई वी नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। तो मैं वी नॉट को लिख सकता हूँ के ई मैक्स बाई ई। अब ई एक कांस्टेंट है, ठीक है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ई मैक्स? अब के ई मैक्स खुद किसके प्रोपोर्शनल है? सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। कैन आई से दैट मीन्स कैन आई से वी नॉट इज ओनली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? कैन आई से दैट वी नॉट इज ओनली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? तो इंटेंसिटी का उस पर कोई रोल ही नहीं होगा। बट तुम ध्यान से ये देखना कि दिस इज इंटेंसिटी I1, दिस इज इंटेंसिटी I2 एंड दिस इज इंटेंसिटी I3। लेट मी यूज अनदर कलर ओवर हियर। दिस इज इंटेंसिटी I1, I2 एंड I3। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर पाएंगे दैट तुम्हारी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यूज़ अलग हो जाती है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट बेसिकली क्या हो जाती है कि इससे ज़्यादा तुम करंट और जनरेट नहीं कर पाओगे विद द गिवन इंटेंसिटी, ठीक है। मैक्स इतनी इंटेंसिटी पे सिर्फ और सिर्फ इतने ही जनरेट हो सकते हैं।
तो इसका एक एग्जांपल अगर तुम्हें देखना है तो एग्जांपल कुछ ऐसा ले सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास ऐसे 4 फोटॉन्स गिर रहे हैं, ठीक है, 4 फोटॉन्स आर मूविंग, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही इजेक्ट हो पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, ठीक है। फिर सिमिलरली अगर तुम देखोगे देर आर 8 फोटॉन्स अगर गिर रहे हैं, ठीक है, अगर 8 फोटॉन ऐसे 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 कुछ गिर रहे हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब तुम्हारी अब चार्जेस इंक्रीज़ हो चुकी है, मतलब तुम्हारा जो करंट होगा वो इंक्रीज़ हो चुका है, राइट, ठीक है, हमें ये भी समझ में आ चुका है। सो बेसिकली तुम्हारा जो सैचुरेशन करंट है ना, वो करंट बन जाता है आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, द करंट बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है, कि इससे ज़्यादा अब तुम करंट और जनरेट कर ही नहीं सकते हो। तो तुम ग्राफ देखोगे तो पहले वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है तुम्हारा करंट, ठीक है, धीरे धीरे तुम्हारा करंट इंक्रीज़ करते जाता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग। एंड तुम ध्यान से देखना इंटेंसिटी कौन सा सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा इंटेंसिटी I3 होगा। वाई विल I3 भी ग्रेटर देन I2 भी ग्रेटर देन I1? तो तुम ध्यान से देखो सैचुरेशन करंट सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा I3 वाले का है। अगर तुम सैचुरेशन करंट देखोगे सबसे ज़्यादा I3 वाले का है, मतलब सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी I3 वाली की होगी। फिर तुम इसका देखो, दिस इज ग्रेटर देन I1 बट लेसर देन I3, तो इट विल लाई समवेयर इन बिटवीन दैम। सिमिलरली I1 का सबसे ज़्यादा कम सैचुरेशन करंट होता है, एंड सिंस सैचुरेशन करंट डिपेंड्स ऑन योर इंटेंसिटी, तो इसकी इंटेंसिटी भी सबसे ज़्यादा कम ही होगी। बट तुम ध्यान से देखना तीनों के तीनों जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तीनों के तीनों स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही होंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे तुमने सिर्फ इंटेंसिटी चेंज किया, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा है। गॉट इट? सो दैट इज समथिंग। अब मान लो कि तुमने फ्रीक्वेंसी चेंज की है बट तुमने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, तो इंटेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी एक ही चीज़ चेंज कर सकती थी, क्या? सैचुरेशन करंट। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गया मतलब सैचुरेशन करंट सेम हो जाएगा, बट अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है मतलब सबकी स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? सबसे ज़्यादा म्यू3 फ्रीक्वेंसी होगी। अब ऐसा क्यों? म्यू3 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा क्यों होगी? बिकॉज तुम्हें पता है यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मैग्नीट्यूड देखना है तुम्हें, सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे है। तो अगर सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे और मुझे ये पता है दैट तुम्हारे ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू V0 या फिर न्यू, ठीक है, V0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V0 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो सिंस इसकी सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल है मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। इसकी सबसे कम स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा कम होगी। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको तो हम 2 सेकंड में बना भी सकते हैं, इट्स अ प्रिटी इजी इक्वेशन। तो तुमने प्लॉट किया क्या? तुमने प्लॉट किया है V0 को y एक्सेस पे और तुमने प्लॉट किया है फ्रीक्वेंसी को x एक्सेस पे, ठीक है। तो लेट्स राइट द इक्वेशन। तो इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस के ई मैक्स। के ई मैक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ ई वी नॉट के साथ। तो अब मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y पे तो ये प्लॉटेड, तो ये आ जाएगा एच न्यू माइनस फाई इज इक्वल टू ई वी नॉट। नाउ ओनली वी नॉट इज प्लॉटेड ऑन दी y एक्सेस, तो मुझे e को दूसरी तरफ भेजना होगा। तो ये बन जाएगा एच न्यू बाई ई माइनस फाई बाई ई इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है। ये तुम्हें देखने को मिल रहा होगा, राइट। तो इसीलिए अगर तुम ध्यान से देखो कि इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, तो एक बार इसे कंपेयर करो इससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y पे तुम्हारा वी नॉट प्लॉटेड है, वेरी कूल। तुम्हारा m क्या बन जाएगा? m तुम्हारा बन जाएगा h बाई ई, क्योंकि x पे तुम्हारा क्या प्लॉटेड है? फ्रीक्वेंसी। तो h बाई ई तुम्हारा स्लोप बन जाता है, जो कि तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे इंटरसेप्ट क्या होगा? इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन, सो माइनस फाइव बाई ई तुम्हारा इंटरसेप्ट बन जाता है। सो ये डेरिवेशंस भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बट यू जस्ट नीड टू नो देम। फिर फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो करंट। तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे तुमने फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाई है, ठीक है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहे हो। तो इनिशियली तो फोटो करंट जीरो था, क्यों? क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीट नहीं हो रहा था। तो तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, नहीं हुआ इजेक्ट, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। जैसे ही तुमने रीच किया, एज सुन एज यू रीच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो सीधा एक कांस्टेंट करंट स्टार्ट हो जाता है, एंड इंटेंसिटी इंक्रीज करने पे ही ये करंट इंक्रीज होगी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी को तुम बढ़ाते जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्टॉपिंग पोटेंशियल ओनली डिपेंड्स ऑन वी नॉट, ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, एंड इंटेंसिटी पे सिर्फ और सिर्फ करंट डिपेंड करता है। तो यहाँ पे तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस
टाइम का भी वो दिख जाएगा, ठीक है, टाइम लैग एक्चुअली, राइट। तो टाइम लैग क्या होता है, बेसिकली कितना टाइम में वो इजेक्ट हुआ है आफ्टर हिटिंग। सो बेसिकली हिट होने पे एंड इजेक्ट होने के बीच में कितना टाइम है, दैट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थियरी ऑफ लाइट, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ग्रेटर शुड बी द एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन। हाउएवर एज पर एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो ड्यू टू वेव थियरी की वजह से तुम्हारी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी शुड हैव अफेक्टेड काइनेटिक एनर्जी, बट सिंस इंटेंसिटी डिड नॉट अफेक्ट काइनेटिक एनर्जी, उसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर पा रहे थे कि भाई वेव थियरी तो यहाँ पे नहीं लगेगी। और तुम ध्यान से एक सेकंड के लिए ये भी समझना दैट अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 80 जूल्स, मतलब इसकी वर्क फंक्शन कुछ 80 जूल्स है, तो मान लो कि तुम्हारी ऐसे ऐसे वेव क्या होती है, वेव ऐसे पार्ट्स में ऐसे एनर्जी रिलीज़ करती है। तो लेट से वो पर सेकंड 20 जूल एनर्जी रिलीज़ कर रही है, मतलब 4 सेकंड बाद वो 80 जूल्स बन जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई तुम उसे 4 सेकंड तक ऐसे लाइट को ऐसे रखो फिर अचानक से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 80 जूल तो फिर भी सप्लाई हो जाता है, एक बार में उसे 80 जूल चाहिए, एक बार में। तो इससे आती है तुम्हारी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब फोटोन वाली चीज़, क्योंकि फोटोन एक बार में उतनी एनर्जी सप्लाई करती है। वेव उतनी एनर्जी दे सकती है बट एक बार में नहीं दे सकती है। तो बेसिकली जो 80 जूल तुम्हारे पास था, तुमने उसको क्या किया, 4 टाइम्स 20 कर दिया, या फिर अगर तुम उसे 8 टाइम्स 10 भी कर दोगे, 8 सेकेंड 10 जूल तुमने कंटिन्यूसली सप्लाई किया, फिर भी वो नहीं होता है, इट डजेंट हैपन लाइक दिस, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सो वी हैव, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, सफिशिएंटली इंटेंस बीम ऑफ रेडिएशन शुड बी एबल टू इम्पार्ट इनफ एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स फॉर इजेक्शंस, हाउएवर ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। सो अकॉर्डिंग टू वेव थियरी इट टेक्स आवर्स फॉर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ द फोटोन, इवन दो इसकी बात सबसे पहले हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक आता है कि एनर्जी जो होती है ना वो क्वांटाइज्ड होती है, एंड क्वांटाइजेशन का बस हमेशा ये मतलब होता है कि हमेशा पैकेट्स में या फिर मल्टीपल ऑफ एक चीज़। तो अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मेरे भाई तुम्हारे पास एक पैकेट है जिसमें 5 टॉफ़ी मिलती है, तो क्या तुम उससे कभी भी 27 टॉफ़ीज़ बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। ऑफकोर्स तुम ये बोलोगे भैया मैं 6 खरीद लूँगा, 3 फेंक दूंगा, वैसे नहीं, ठीक है, दैट्स नॉट अलाउड। फेंकना वेकना अलाउड नहीं है, एक्स्ट्रा ऐड करना अलाउड नहीं है, बस ये पैकेट ऑफ 5 को ही यूज़ करके तुम 27 कभी बना पाओगे नहीं। तो इसे तुम बोलते हो इट इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है। 5 का मल्टीपल ही बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, 0 बना सकते हो, 20 बना सकते हो, 15 बना सकते हो, बट यू कांट मेक 69, यू कांट मेक 4761, ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, राइट। तो बेसिकली प्लैंक ने हमें बस इतना बोला था दैट तुम्हारी जो एनर्जी होती है ना, वो फोटोन की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज होती है। फोटोन की एनर्जी अगर क्वांटाइज होती है तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, h टाइम्स न्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन इनटू प्लैंक्स कांस्टेंट, बस उसने ये बोला था, ठीक है। तो 6.62 6.63 जो भी तुम्हें लेना है दैट्स अप टू यू, इंटू 10⁻34, ठीक है। सो एक बार पढ़ लेते हैं। सो ये सब डिस्क्रीट, दीज आर बेसिकली डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसे हम बोलते हैं क्वांटा, ठीक है। एंड वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड अ फोटोन, ठीक है। तो एक बार पढ़ते हैं डेफिनेशन। सो इन 1990 मैक्स प्लैंक proposed his quantum theory of radiation. According to this theory, the energy of electromagnetic wave is not continuously distributed over the wavefront. Instead of an electric magnetic wave travels in the form of discrete particles or bundles of energy called quanta. One quantum of light radiation is called photon. तो बेसिकली तुम मुझे एक चीज़ बताना, तो इसका ये मतलब है कि अगर ये क्वांटम है ना, अगर ये फोटोन, अगर ये लाइट का एक क्वांटम है, ठीक है, वन क्वांटम ऑफ लाइट, मतलब कि एक फोटोन है, अगर ये एक फोटोन है और इस फोटोन की एनर्जी 20 जूल है, मैं बस अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो तुम 30 जूल्स क्रिएट कर पाओगे नहीं। क्यों? उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए होगा, 1.5 क्वांटम। तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तुम 1.5 फोटोन नहीं ले सकते ना, आधा थोड़ी ना काट दोगे। तो वो तुम सिर्फ और सिर्फ 40 ले सकते हो, 60 ले सकते हो, वैसा। तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। तो एक और एग्जांपल स्टेयर केस का तुम ले सकते हो कि या तो तुम यहाँ पे खड़े हो सकते हो, या तो तुम यहाँ पे खड़े हो सकते हो, या तो तुम यहाँ पे खड़े हो सकते हो। दीज आर ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स, राइट। या तो तुम स्टेप नंबर 1 पे खड़े हो सकते हो, स्टेप नंबर 2 पे खड़े हो सकते हो, स्टेप नंबर 3 पे खड़े हो सकते हो। भाई तुम 1.5 पे थोड़ी ना खड़े हो जाओगे, ऐसे कैसे स्पाइडरमैन हो, बट हो तो ठीक है। बट हाँ,
तो द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर न्यू इज़ योर फ्रीक्वेंसी, ब्ला ब्ला ब्ला, और इसी को तुम रिप्लेस कर सकते हो सी बाय लैम्डा से भी, ठीक है। एंड एक और चीज़, द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन जो होती है वो ज़ीरो होती है, रेस्ट मास फोटोन की ज़ीरो होती है एंड इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी। तुम एक सेकंड के लिए ये सोचना, तुम्हें ये फार्मूला आई गेस आई डोंट नो पता होता है कि नहीं पता होता है, बट जिन भी लोगों को ये फार्मूला पता है, एम नॉट, ये बेसिकली तुम्हारा रेस्ट मास होता है। तो फोटोन तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, तो एक ही टाइम पे इसका न्यूमरेटर ज़ीरो एंड इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर भी ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। लाइक तुम ध्यान से देखना, रेस्ट मास कितना होता है फोटोन का, ज़ीरो, एंड इट ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कितना होता है, वन, तो वन माइनस वन कितना होता है, ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो बन जाता है, ठीक है। सो हाँ, ये बेसिकली जो तुम्हारे फोटोन्स होते हैं वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं, एंड सिंस दे डू नॉट इंटरैक्ट विद द हिग्स फील्ड ही हर एक पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल को उसकी मास देता है, बट फोटोन्स डू नॉट इंटरैक्ट विद द हिग्स फील्ड, ठीक है। बट चलो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, बट हाँ। So now let's talk about few properties of photons. So in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made of particles, ठीक है। जब भी रेडिएशन होती है वो अगर मैटर के साथ रिएक्ट करती है या फिर इंटरैक्ट करती है, तो उसमें जो रेडिएशन होती है इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज इफ वो पार्टिकल से बना है। फिर तुम्हारी जो फोटोन होती है दैट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, एंड इसकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ या फिर तुम इसे ध्यान से अगर देखोगे तो इट इज़ 299,792,458 मीटर/सेकेंड, ठीक है। ये मुझे रटा हुआ है, मैं 11th ग्रेड में यही रट रहा था। एक और चीज़ 91926317770, ये मेरा नंबर नहीं है, दिस इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ ट्रांजिशन इन सीशियम 330, और इसी से तुम्हारा सेकेंड जो है वो डिफ़ाइन होता है, बट सेकेंड की जो ऐसा यूनिट है वो डिफ़ाइन होती है इसी से, बट चलो कोई नहीं। कमिंग बैक, द इनर्शियल मास ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं, तो अभी इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फोटोन ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो भी तुम्हें पता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ऑल द फोटोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा हैव द सेम एनर्जी एंड द सेम मोमेंटम, ठीक है। सो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तुम्हारी जो एक फार्मूला मैं तुम्हें दे देता हूँ, फार्मूला तुम्हारा ये बोलता है दैट तुम्हारा जो वेवलेंथ है ना दैट इज़ h/p, एंड p तुम्हारा क्या है, मोमेंटम। तो ये हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर में, जो कि कल आने वाला है या परसों आने वाला है, तो उसमें वी आर गोइंग टू बी एनालाइजिंग दिस एंड या, ठीक है। फिर एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, सो द एनर्जी ऑफ द फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन द फोटोन ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वेरी गुड। फिर आता है तुम्हारा द वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया एंड द वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है। फोटॉन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बिकॉज वो लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इन अ फोटोन पार्टिकल कोलिजन such as photo-electron collision, the energy and the momentum are conserved. However, the number of photons may not be conserved. हो सकता है multiple photons भी create हो जाए। अगर एक आ रही है हिट करने के बाद वो दो बन सकते हैं अलग अलग एनर्जीज़ के। एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम भी कंजर्व रहेगी, बट हाँ हो सकता है कि एक ऐसा फोटोन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हिट करने के बाद भाई ये फोटोन दो में टूट जाए, बट ऐसे टूटेगा सच दैट मोमेंटम पे कोई चेंज ना हो, जो इनिशियल मोमेंटम थी वही फाइनल मोमेंटम है, और जो इनिशियल एनर्जी थी वही फाइनल एनर्जी है। कॉम्पटन इफेक्ट कोई चांस नहीं है जेई मेंस में आएगा, फिर भी मैं मेंशन करना चाहता हूँ बिकॉज वाई नॉट। सो व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ टारगेट कंटेनिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इट इज स्कैटर्ड, ठीक है। एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन्स रिकॉयल एंड स्कैटर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। तुम एक फोटोन लेते हो, तुम फोटोन को क्या करते हो, फोटोन को तुम फेंकते हो एक इलेक्ट्रॉन पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक एंगल पे मूव करने लगता है और फोटोन भी एक अलग एंगल पे मूव करने लगता है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि या तो मल्टीपल केसेस बन सकती हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन को पूरे के पूरे तरह अब्जॉर्ब कर ले और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा दे, या फिर अब्जॉर्ब कर ले और कुछ ना हो, ठीक है। एंड व्हेन आर दीज केसेस, व्हेन डू दीज केसेस हैपन, तो मान लो तुम्हारा फाई जो कि वर्क फंक्शन है वो 80 है, तो अगर फोटोन की जो एनर्जी है वो 20 है तो वो बस उसको अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अगर फोटोन की एनर्जी
120 है, तो हो सकता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा दे। अब एक और भी पॉसिबिलिटी है कि जब ये अब्जॉर्ब करता है ना, तो हो सकता है कि ये अपनी जो करंट एनर्जी लेवल है उसको चेंज कर दे, राइट, क्योंकि ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो जानी चाहिए ना, वो ऐसे अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में चला जाता है और फिर कुछ टाइम बाद वो वापस भी आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क। बट हम उन केसेस के बारे में बात नहीं करने वाले, हम उन केसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पे ये लिटरली एक ओब्लिक कोलिजन होता है। तो ये ओब्लिक कोलिजन में क्या होता है, मैं ये बोल सकता हूँ दैट तुम्हारा जो मोमेंटम है ना अलॉन्ग दी एक्स, उसको मैं कंजर्व कर सकता हूँ, अलॉन्ग दी वाई भी तुम्हारा कंजर्व्ड रहेगा। तुम्हारा जो मोमेंटम है अलॉन्ग दी वाई विल ऑल्सो बी कंजर्व्ड। सो लेट्स जस्ट गो अहेड एंड सी समथिंग सुपर क्विक। मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो तुम्हें ये पता है दैट तुम्हारा जो मोमेंटम होता है वो कुछ नहीं बट एच अपॉन लैम्डा होता है, राइट। सो यू कैन गो अहेड एंड राइट दैट दी मोमेंटम इन एक्स, राइट, दी मोमेंटम इन एक्स। तो अगर तुम ये बोलो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम होगी एच अपॉन लैम्डा, ठीक है, एच अपॉन, एक्चुअली लैम्डा मत बोलो, एच अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, ये हो जाएगा इसका लैम्डा, ठीक है। और तुम्हें मोमेंटम निकालना है तो मोमेंटम बन जाएगा एच अपॉन लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक सेकेंड के लिए ये समझ लो। फिर उसके बाद तुम्हारे पास आता है ये, राइट, फोटोन। फोटोन के साथ क्या होता है, फोटोन की जो मोमेंटम हो जाएगी वो हो जाएगी एच अपॉन लैम्डा एफ, ठीक है, एच अपॉन लैम्डा एफ, दिस विल बी द मोमेंटम, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इसको रिजॉल्व कर दो। तो तुम ये बोल सकते हो ये फोटोन की मोमेंटम है, मैं एक सेकेंड ऐसा कुछ लिखता हूँ, momentum of photon, momentum of electron. Now what I'm going to do is momentum of electron cos phi plus momentum of photon cos theta is equal to जो भी इनिशियल मोमेंटम था, है ना, जो भी इसका इनिशियल मोमेंटम था, गॉट इट, वट एवर इट्स इनिशियल मोमेंटम वॉज, ठीक है। तो अब इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम को तुम लिख सकते हो एच अपॉन लैम्डा इनिशियल, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा फाइनल मोमेंटम बन जाता है ना, ये तुम्हारा फाइनल मोमेंटम इज नथिंग बट, दिस फाइनल मोमेंटम इज नथिंग बट व्हाट, दिस फाइनल मोमेंटम इज एच अपॉन लैम्डा एफ, ठीक है, एच अपॉन लैम्डा एफ। तो एक सेकेंड के लिए तुम्हें बस इतना समझने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली इसके पास एक वेवलेंथ थी लैम्डा इनिशियल, बट फाइनली इसकी वेवलेंथ, फोटोन की वेवलेंथ चेंज हो गई है। चेंज क्यों हो गई है, क्योंकि भाई कोलिजन हुआ है। कोलिजन में क्या हुआ है, कोलिजन में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इनिशियली इसके पास लैम्डा इनिशियल वेवलेंथ थी, फाइनली इसके पास लैम्डा फाइनल वेवलेंथ आ गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो कम हो गई है, क्योंकि अब वो एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई है और थोड़ी सी एनर्जी अब इलेक्ट्रॉन के भी पास आ चुकी है। सिंस द एनर्जी हैज़ चेंज्ड, कैन आई से दैट वेलोसिटी वुड हैव आल्सो चेंज्ड, सो कैन आई से वेवलेंथ हैज़ आल्सो चेंज्ड। या फिर तुम ऐसा भी बोल सकते हो, सिंस दी काइनेटिक एनर्जी चेंज्ड, हमें ये तो पता है फ्रीक्वेंसी तो बदलेगा ही ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो काइनेटिक एनर्जी की प्रोपोर्शनल होता है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन से, ठीक है। बस उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होता, रिजॉल्व करना होता है, मोमेंटम कंजर्व करना होता है, राइट। सो मोमेंटम या फिर तुम एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो। यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है ना, कॉम्पटन शिफ्ट इज नथिंग बट तुम्हारा जो चेंज इन वेवलेंथ हुआ है, ठीक है, द चेंज इन वेवलेंथ, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, द चेंज इन वेवलेंथ, गॉट इट। तो ये समझ में आया क्यों चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। इनिशियली एक फोटोन थी, उसके पास ये वेवलेंथ थी, उसके पास मान लो 100 जूल एनर्जी थे, अब 20 जूल चले गए इलेक्ट्रॉन के पास, 80 जूल बचे इसके पास। 80 अगर बचे तो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ तो कम ही हो गया होगा। फ्रीक्वेंसी कम हुआ है मतलब लैम्डा इंक्रीज कर गया होगा, मतलब ये जो इनिशियल वेवलेंथ थी उससे तो ज़्यादा लंबी ही वेवलेंथ है तुम्हारी फाइनल वाली। तो दिस डिफरेंस ऑफ फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ इज नोन एज द कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है। और उसकी वैल्यू तुम्हें ये दी गई है। क्या तुम्हें ये याद करने की ज़रूरत है, कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अगर पूरा का पूरा टॉप मारना है तो यू कैन डू इट, बट या आई वुडेंट सजेस्ट यू टू लर्न दिस, बट श्योर, ठीक है। और इसके बाद कुछ कुछ यहाँ पे तुम्हें रिजल्ट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये कैसे निकालते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी ऑफ द फोटोन। तो मैं ये बोल सकता हूँ दैट अगर इसकी एनर्जी 100 है, इसकी एनर्जी मुझे नहीं पता क्वेश्चन मार्क, और इसकी एनर्जी मुझे दी गई है 80, सो कैन आई फाइंड व्हाट दिस क्वेश्चन मार्क इज। येस ऑफ कोर्स आई नो दैट 100 इज इक्वल टू
80 प्लस क्वेश्चन मार्क, सो आई कैन राइट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20. ये मैंने कैसे किया? एनर्जी कंजर्वेशन. So that's what I've done over here, that the initial energy was hc by lambda, final energy was hc by lambda dash. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा. और ये 2h अपॉन एम नॉट सी कैसे आता है? तो बेसिकली तुम ध्यान से यहाँ पे देखना, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा है, एंड कॉस थीटा वेरीज बिटवीन -1 एंड 1. तो जब ये -1 बन जाएगा तो ये 1 माइनस ऑफ -1 बन जाएगा, तो ये 2 बन जाएगा. सो 2h अपॉन एम नॉट सी तुम्हारा वैल्यू बन जाता है, राइट. सो नाउ we'll go ahead and look at this photocell and what exactly the photocell is about. So basically it is a device which converts light energy into electrical energy. It is also called an electric eye. It works on the principle of photoelectric emission. So basically यहाँ पे क्या होता है that you take some incident light and this incident light hits this emitter plate and this emitter plate से कुछ electrons eject हो जाते हैं एंड वो कलेक्टर प्लेट की तरफ जाने लगते हैं, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाती है एंड एक करंट जनरेट होने लगता है. नाउ लेट्स क्विकली सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड लेट्स गेट अ गुड ग्रिप ऑन स्टफ. एंड या तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है दैट द फिगर, सो यहाँ पे तुम्हें द फिगर शोज अ फ्यू डेटा पॉइंट्स ब्ला ब्ला ब्ला, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन. ठीक है, सो बेसिकली हमें फाई निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. क्या मैं ये बोल सकता हूँ? और न्यू नॉट क्या होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी वो वाली पार्ट होती है. और यहाँ पे हमें ग्राफ किन किन के बीच में दिया गया है? ग्राफ मुझे दिया है वी स्टॉप एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का मुझे ग्राफ दिया गया है. और अच्छा एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना, दिस इज़ 5,5. अच्छा ये कलर चेंज करने दो. दिस इज़ 5.5,0. ध्यान से 5.5,0. तो तुम्हारी एक्स एक्सेस कुछ ऐसी दिख रही होगी. ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये 5.5,0 है. अगर ये 5.5,0 है तो तुम मुझे एक चीज़ बताना, इफ़ दिस इज़ 5.5,0 देन कैन आई से दैट माई न्यू नॉट इज़ नथिंग बट 5.5, राइट? दैट्स व्हाट इट इज़. तो बस 5.5 इंटू 6.62 कर दो. ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी गेट माई phone so that I'm able to do this calculation. मुझे खुद भी नहीं पता इसका आंसर क्या है. Just a second. Alright, so let's just quickly do this calculation. So you have 5.5 into 6.62, right? और फिर तुम्हें इसको डिवाइड करना होगा 1.6 के साथ. Why will you divide this by 1.6? Because first of all तुम्हें ये पूछा गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो अगर तुम 5 इंटू 6.62 कर दोगे वो तुम्हें एनर्जी मिल जाएगा जूल में. एंड अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1.6, तो तुम्हारा आंसर आ जाता है ये. ठीक है, अब मैं यूजुअली पावर्स के साथ उतना नहीं खेलता बिकॉज आई डोंट गिव अ शिट अबाउट द पावर्स. ध्यान से, यू हैव टू बी स्मार्ट ओवर हियर. सारे के सारे अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, तो यू जस्ट हैव टू सी कि 2.27 या फिर 2.227 या फिर 2.700 या जो भी वो किस में आता है, राइट? यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ टू नो दैट. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमसे पूछा जा रहा है दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज प्लॉटेड एज द इंटेंसिटी चेंजेस. क्या होने वाला है? तो देखते हैं. द स्ट्रेट लाइन शिफ्ट्स टू द राइट, दैट इज बुलशिट. बेसिकली इसमें से कुछ नहीं होगा. ग्राफ विल नॉट चेंज बिकॉज इंटेंसिटी पे कुछ डिपेंड ही नहीं करता है. इंटेंसिटी पे सिर्फ और सिर्फ करंट डिपेंड करता है. सो द ओनली थिंग दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी इज़ द फोटो करंट. ठीक है, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी. फाइनली ये एक और क्वेश्चन है हमारे पास. सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव दैट द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ मेटल इज चेंज्ड फ्रॉम 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 3 टाइम्स लार्जर. तो मैं एक सेकेंड के लिए ये बोलता हूँ दैट लेट मी जस्ट गो अहेड एंड इंक्रीज दिस. सो यू हैव योर इनिशियल वेवलेंथ जो है वो तुम्हें कुछ 500 नैनोमीटर दिया गया एंड जो फाइनल वेवलेंथ है वो कुछ तुम्हें 200, मतलब सेकेंड वेवलेंथ है वो तुम्हें 200 नैनोमीटर दिया गया. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए और तुम्हें नैनोमीटर में वेवलेंथ दिया है तो 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर तुम ये करके निकाल सकते हो एनर्जी. तो अगर मैं इसको करूँगा तो 1240 अपॉन 500 2.48 होगा.
ठीक है, एंड 1240 अपॉन 200 हो जाएगा 6.20, ठीक है। और मुझे ये पता है दैट यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को अज्यूम करता हूँ कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कुछ 3K है, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी K बन जाएगी, राइट। बस अब इक्वेशन लिख लो एंड उनको सॉल्व कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन अगर मैं लिखूँगा तो कैन आई राइट 2.48 इज इक्वल टू 5 प्लस K एंड 6.20 is equal to 5 plus 3K. Now you're supposed to find the work function. So if you're supposed to find the work function, I'll multiply this by 3 and then I'll subtract this from it, right? तो ये बन जाएगा 3 into 2.48, 35 plus 3K minus 6.20, which is minus 35 minus, sorry, not minus 35, minus 5 minus 3K. 3K से 3K कैंसिल हो जाएगा एंड एक सेकेंड, तो लेट मी मल्टीप्लाई दिस। सो 3 इंटू 2.48, देखो तुम वहाँ पे कर सकते हो, सिंस मुझे ये वीडियो जल्दी कंप्लीट करना है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। देन आई विल सबट्रैक्ट 6.20 फ्रॉम दिस, तो ये आता है 1.24 इज इक्वल टू 25 एंड ये आ जाता है 0.61, 0.62 जो भी, ठीक है। या तो तुम्हारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तुम्हारा आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन है तुम्हारे पास। इन दिस क्वेश्चन व्हाट आर यू गिवन? इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन दैट यू हैव 2 सोर्सेज ऑफ लाइट, एक की वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर, दूसरे की वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर्स। सो तुम्हारी एक की वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर, सो आई विल राइट लैम्डा 1 is equal to 1 nanometer and lambda 2 is equal to 500 nanometers, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे एक चीज़ ध्यान से, सो कैन आई राइट यहाँ पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी सम 500 टाइम्स द एनर्जी ऑफ दिस वन। आई लाइक टू यूज़ वेरिएबल्स बिकॉज वेरिएबल्स में खेलना ज़्यादा आसान है। आई डोंट वांट टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, राइट। तो इसकी 500 टाइम्स एनर्जी होगी इससे, राइट। सो द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी, ध्यान देना यहाँ पे डेंसिटी पूछ रहे हैं, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी अगर पूछ रहा है तो उसमें बस तुम्हें ये देखना है कि फोटॉन्स में कितने डिफरेंस है, एंड सिंस दे हैव द सेम पावर दैट मीन्स सिंस दे हैव द सेम इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। अब इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया, है ना। तो एरिया तो सब सेम ही रहेगा, पावर सेम होना चाहिए। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, एंड अगर टाइम इंटरवल्स दोनों के लिए सेम मेजर हो रहा है मतलब दोनों की एनर्जी सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 500 ऐसे फोटॉन्स होने चाहिए तब जा करके इन दोनों की एनर्जी सेम बनेगी। यहाँ पे एक फोटॉन, सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज 1 फोटॉन ऑफ 500 जूल्स इज इक्वल टू 500 फोटॉन्स ऑफ 1 जूल। दोनों में एनर्जी तो सेम ही है ना। सो दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। सो बेसिकली नाउ व्हाट यू सपोज टू डू इज नंबर ऑफ फोटॉन्स में डिफरेंस बताना है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स में डिफरेंस हो जाएगा 1/500, ठीक है, 1/500। So that is all that we have for this particular video. I hope you guys liked this video, and if you did, make sure you guys go ahead and like, comment, and also subscribe. We have to hit that 100K mark. So hopefully I'll see you guys in another video. Till then, goodbye. Bye bye.